हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का सेलिब्रिटी सेगमेंट और मेरे आज के मेहमान सिंगर हैं। 10 साल से सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये एक आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी ऑफिसर सिंगिंग में कैसे आया, इनकी जर्नी क्या रही, और हार्ड रॉक उर्दू लैंग्वेज में पहली दफ़ा सॉन्ग गाया है। आज हम इनसे जानेंगे कि और क्या क्या करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अमजद भट्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मरियम, थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक्स, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, मिस्ट्री रिवील्स के नाम से था। जी बिल्कुल। और 200 प्लस वीडियोस थी और काफ़ी सारी एल्बम्स थी। जी जी। और मुझे आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि उसमें ये था कि आपके गानों का थीम ड्रग्स को ख़त्म किया जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए। जी जी क्या बिल्कुल। सोच के आपने ये रखा था? सोच के बेसिकली नहीं हुआ था। जो कुछ भी इंसान, एक आर्टिस्ट जो है, जो चीज़ें कर रहा होता है, जो हालात और वाक़यात उसके साथ गुजर रहे होते हैं, उसकी बेस पे फिर चीज़ें बन रही होती हैं। मेरे साथ कुछ इस तरह का सीन था, जो मेरे बचपन के कुछ क्लोज पर्सनल दोस्त और सहेलियाँ थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इनटू द ड्रग सीन। और उनको मैंने अपनी तरफ से, बिकॉज आई एम फ्रॉम दी आर्मी, और फिटनेस हमेशा से अपना जो है वो कंसर्न भी रहा है। नंबर 1 जो है वो हमेशा से यही अपना हर एक को एडवाइस यही है कि फिटनेस सबसे पहले आपने रखनी है। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट अपने इन तमाम दोस्तों को कि ये एटलीस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, बट ऐसे ढीठ हड्डी कि वो नहीं हटे उस चीज़ से। तो ये कॉन्सेप्ट जो इस गाने के अंदर, ये कर्म जो है, जो हार्ड रॉक का हमने की है, जो इसके अंदर वो सारा हमने जो स्टोरी मैंने दिखाई है, दैट हैज बिकम माय पर्पस नाउ, कि जितने लोगों को ड्रग्स से हम हटाने की कोशिश करेंगे, जितनी जानें बचा सकेंगे, और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपको अभी तक का रिस्पॉन्स कैसा मिला है? रिस्पॉन्स जो है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरह का मैसेज और कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल मीडिया पे एज सच कोई कर नहीं रहा। अगर हम वैसे देखें, हॉलीवुड वगैरह का कोई भी मीडिया हम देखें, तो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस के अंदर ना ड्रग्स वगैरह करने की तरफ माइल किया जाता है। तो ये हमने एक यूनिक आइडिया और कॉन्सेप्ट, मेरे दोस्त के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, उसने मेरे साथ बस शेयर किया, जो इसके अंदर एक्टर है फैसल चौधरी, कि मैं ना नशे कर रहा हूँ, एक वीडियो ऐसी बना कि तू मुझे नशों से निकाल के जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल जिम में ले आएगा। वहां से कॉन्सेप्ट और आइडिया स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर ये म्यूजिक की सारी जर्नी, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और क्योंकि अब ड्रग्स की रसाई जो है वो बड़ी आसानी से बच्चों के पास आ गई है, यस। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से लेके ओ लेवल, ए लेवल के बच्चों तक है। तो अगर हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, वालिदैन को तरीके नहीं बताएंगे कि आपने अपने बच्चों को चेक किस तरह करना है, तो वो फिर बड़ी फैलती ज़रूरी रहेगी। बात है, ये होना चाहिए और जी। हर किसी को अवेयर हो जाना चाहिए, और गानों के ज़रिए तो बड़ी अच्छी बात है। म्यूजिक जो है वो सबसे, आप समझे, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली। मैं कभी भी जो है ना म्यूजिक, जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं, फिल्म मेकिंग मेरा एक पैशन है। उसमें आपको ये नहीं मिलेगा मैं माइक लगा के लिपसिंग कर रहा हूँ, पीछे बैंड खड़ा हुआ है, नहीं। आपको हर गाने के अंदर कोई स्टोरी नजर आएगी, क्योंकि म्यूजिक इतनी हैवी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्टिंग से भी ऊपर है म्यूजिक। तो वीडियो आपके पास बनाने के लिए 2025 में आपके पास एक चांस है स्टोरी बताने का। तो आई ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव स्टोरी। थैंक यू। आर्मी ऑफिसर जी जी। सिंगिंग में कैसे आया, और वो भी हार्ड रॉक सॉन्ग्स? हार्ड रॉक। अच्छा, हार्ड रॉक की जर्नी जो है वो तो 10 साल के बाद की है। जहाँ तक आर्मी का सीन है, तो मैं जब सबसे पहले ज़िंदगी में ना, मैं अपने कैथेड्रल स्कूल नंबर 4 से मैं पढ़ा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में 5th क्लास में स्पीच के लिए खड़ा हुआ था। तो सारा स्कूल बैठा हुआ था। जब मैं गया हूँ वहाँ पे रोस्टम पे, और पूरे स्कूल ने तालियां बजाई हैं, अच्छा, very मैंने कहा ये nice। जो फील आ रही है ना, ये ऑक्सीजन की तरह, ये बहुत अच्छी सीन है। तो उसी दिन से 5th क्लास से मैंने डिसाइड किया कि आई विल ऑलवेज बी डूइंग स्टेज एंड स्टफ। तो आर्मी में जितना मेरा 2 साल की ट्रेनिंग और 3 साल का मेरा नौकरी का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ऑफिसर था, प्रेजेंटेशंस वगैरह देना। और वहाँ पे जितना मेरा टाइम गुजरा है वो सारा स्टेज पे गुजरा है, चाहे वो कोई रिलीजियस फंक्शन है या कोई वैसे फंक्शन है, होस्टिंग करना, गाने गाना, वहाँ पे भी यही सारे सीन वेरी कर नाइस। रहा था। अच्छा, हार्ड रॉक की अभी हम बात करें, जी जी। इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है? अच्छा, हार्ड रॉक की डेफिनेशन, बेसिकली अब ये जो जर्नी थी रॉक की ना, ये बेसिकली मैं आपको ना बड़े आराम से ना एग्जांपल से बेसिकली समझाता हूँ, यहीं पे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बैठी हैं, ये एक लाइन मैंने पढ़ी, गाना और गायकी क्या है, इसी को मैं अदायगी में, एक्सप्रेशन में करूँ, वो गायकी बन जाएगी। अब इसको मैं आपको प्लेन गा के इसको मैं दिखाता हूँ जी। आप यहाँ पर बैठी हैं, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब मैंने जरा जो हार्ड रॉक है वो बेसिकली तो वो एग्रेसिव और गुस्से वाले एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसी को मैं अब हार्ड रॉक में अगर मैं करूं तो डरिएगा नहीं प्लीज। आप यहाँ क्यों
बैठी हैं, सही। तो ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है बेसिकली, इसके अंदर इंटेंसिटी आ गई, ग्राउलिंग आ गई, और ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन आप कह लो हार्ड रॉक। ओके, तो अभी तक जो आपने गाने गाए हैं जी, सबसे हिट सॉन्ग कौन सा था, और हमें जरा गा के भी सुना। मैंने इससे पहले जो है वो कमर्शियल किसी गाने को भी मैंने अपना रिलीज नहीं किया था। 3 एल्बम मेरी जो है ओरिजिनल ट्रैक्स के साथ, 17 ट्रैक्स के साथ वो रेडी हैं, उसको अब हम रिलीज करेंगे। ओके, ये आप समझें कि कमर्शियल ये मेरा पहला गाना ही है। वो इससे पहले ना मैंने अपने अंदर ना एक सिस्टम लगाया हुआ था, अपने अंदर एक मैंने क्लॉक लगाया हुआ था कि ज़ुहैब तुम्हें कोई हक नहीं सोशल मीडिया पे जाने का जब तक तुम कोई यूनिक काम ना करो। और वैसे भी मेरा बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर कुछ मेरी चीज़ें रहती थी, तो मैं मीडिया को अप्रोच नहीं करना चाहता, तो मैं बस अपने लिए काम वगैरह करता रहा। मैंने कमर्शियली अभी तक काम ही नहीं किया था, वो मैंने अपना सारा पर्सनल किया, जिसको मैं अब रिलीज कमर्शियली करूंगा। तो आप ये समझें कि ये करम, ये वाला जो ट्रैक है, ये आप मेरा पहला कमर्शियल ट्रैक है, और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अभी जस्ट 1 वीक हुए उसको रिलीज हुए, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका यूट्यूब चैनल देखा, जी, जी। और सॉन्ग्स के अलावा आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस पेंडोरा बॉक्स में से हम सिर्फ म्यूजिक को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बिकॉज मेरी ट्रेनिंग है वहाँ पे आर्मी के थ्रू, लीडरशिप तो हमें वैसे वहाँ पे सिखाई हुई है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी जो है सेक्रीफाइस भी किया है। मैं 10 साल सोशल मीडिया के आगे नहीं आया, क्योंकि वैसे तो हर प्रोफेशन गई, लेकिन बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आपकी पर्सनैलिटी में 1% का भी कोई ना कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, कुछ चीज़ें मैंने समझनी थी, वो जब तक 100% नहीं होनी थी मैं आ नहीं रहा था सामने। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा जो है बॉक्स टिक है, तो बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल मैं काम करूँ, बट दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ड्यूटी है। जो पैशन अगर मेरा है तो वो 2 चीज़ें हैं, वो म्यूज़िक है और फिल्म मेकिंग है, ये मेरा पैशन। बाकी मोटिवेशनल स्पीकर, फिटनेस ट्रेनर और इवन मेडिटेशन, जिक्र, वो ये सब मेरी ड्यूटी है। जो चीज़ मैंने सीखी है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के साथ शेयर करूं और जिंदगी बेहतर बनाऊं। इंटरेस्टिंग। आगे क्या हमें देखने को मिल रहा है, कुछ आगे अपकमिंग आ रहा है? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह ये सॉन्ग है, आपने वीडियो देखी है, इसके अंदर बहुत हैवी मैसेज है कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। इसी की कनेक्टिविटी के अंदर सेकंड सॉन्ग बन चुका है हार्ड रॉक के अंदर, दैट्स इन इंग्लिश। वो है जी Desperate and alone, desperate and alone। अब इसी की कनेक्टिविटी के अंदर जेन ज़ी के जो कुछ बेसिक मेन जो इश्यूज हैं, एंजाइटी इश्यूज, और स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से आइसोलेशन और इंट्रोवर्ट जो मोबाइल के अंदर घुसे हुए, तो उसी की कनेक्टिविटी के अंदर दिस इज द सॉन्ग डेस्परेट एंड अलोन। और ये वाली एल्बम मरियम, इसका नाम है रॉक स्टार। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगी तो वी विल, माई टीम एंड एवरीबडी, वी विल हैव द फर्स्ट एवर हार्ड रॉक कॉन्सर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। ओके, और मैं अभी आपके चैनल को जो है ना रिक्वेस्ट की पर्ची डाल देता हूँ, स्पॉन्सरशिप आपने लाजमी देनी है पहले हार्ड रॉक कॉन्सर्ट की। अच्छा मुझे बता दें, ये मिथ है, आज तो मुझे जी, पता चल जाना चाहिए कि माशाल्लाह यू लुक गुड, जिनके बाल नहीं होते हैं क्या वो वाकई में रिच होते हैं? आज पता चल जाए हमें। अब ये आपने जो बात की है ना, उसके लिए पहले तो कोई दुख सुना ना हो तो बुला लीजिए मुझे। मेरे कमरे में जब कोई मेरा दोस्त आता है और मेरे से हेयर ब्रश मांगता है तो फिर ये बड़ी ना, ये गलत बात है। फिर आप क्या करते हैं? मैं माइंड करता हूँ पर्सनल, और ये अच्छा, लाइन सुनाता हूँ, अच्छा। कोई गम भुलाना हो तो बुला लीजिए मुझे। अब बालों का मुझे नहीं पता रिचनेस के साथ क्या हिसाब किताब है, लेकिन मैं जो है सर अली अजमत की लेगेसी को लेके चलूं। ओके, हाँ ये मैं कहने लगी थी कि आप उनको तो नहीं फॉलो करते, उनका स्टाइल और वो जो उनके बाल नहीं है वो मेरा और उनका हमारा बहुत रिजेम्बलेंस है। लेकिन सबसे पहले मैं सर अली अजमत जो है उनको मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा। वो लेजेंड है माशाल्लाह। सर अली अजमत ने जो रॉक सिंगिंग और रॉक म्यूजिक जॉनरा का बीज बोया था, तो आज मैं हार्ड रॉक का वो दरख्त बन के निकला हूँ। अगर सर अली अजमत ने वो बीज ना बोया होता तो शायद मैं रॉक से स्टार्ट कर रहा होता, लेकिन वो रॉक ऑलरेडी मौजूद था तो मैं हार्ड रॉक पे आया। तो बाकी मेरी और सर अली अजमत की काफ़ी रिजेम्बलेंस है। एक तो हम दोनों बट भी हैं, हाँ अच्छा, हम लोग दोनों बट हैं, और बट जो होते हैं वो आपस में रिलेटिव होते हैं। तो सीनियरिटी के लिहाज से सर जो हैं वो दादा बू हैं सीनियरिटी के लिहाज से, बिकॉज ही इज अ लेजेंड। यस यस, दैट्स ट्रू। और बाकी हमारा हेयर कट भी सेम है। खाते भी बहुत हैं, फूडी नहीं, होते हैं। मैं फूडी नहीं हूँ। हमारी जरा बट फैमिली जो है ना वो जरा स्लिम एंड स्मार्ट है, खाने से मेरा थोड़ा सा ना दूर का ताल्लुक। अच्छा, वो वाला बट नहीं खाने वाला। आपकी एज क्या है समझ नहीं आ रही, मतलब आपने इतनी एज में इतना कुछ कर लिया है और एज का पता नहीं चल रहा कि
है क्या? मैं बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले दो चीज़ें, फिजिकल फिटनेस के लिए आप वर्कआउट करें, जिम करें, और स्पिरिचुअलिटी के लिए सिंपल आप मेडिटेशन करें, अपनी सलाद भी कायम करें, मेडिटेशन करें। तो ये चीज़ें आपको आपकी एज से यंग रखेंगी। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की बात है दैट आई एम 39 ईयर्स ओल्ड। अगले साल मैं 40 का हो रहा हूँ, बाबा हो जाऊंगा 40 का मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टिल लुक लाइक 25, 27, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं। तो ये मरियम दो चीज़ें हैं, फिटनेस आपका वर्कआउट, मेडिटेशन आपकी सलाद, ये चीजें आप स्पिरिचुअलिटी और फिटनेस को अपने रखेंगे, काम आप पे हमेशा यंग फोकस रहे और गाने ज्यादा गाने चाहिए, गाने क्योंकि म्यूजिक इटसेल्फ इज अ थेरेपी। इट इज हाँ, इट इज तो आप क्या आपका म्यूजिक टेस्ट कैसे है? कोई क्लासिकल म्यूजिक भी सुनते हैं, सिर्फ ये हार्ड रॉक और जिसमें अग्रेशन होता है गाने में वही सुनते नहीं हैं? नहीं, बीइंग अ म्यूजिशियन और बीइंग अ क्रिएटिव आर्टिस्ट ना, मेरा जो सुनने वाला है वो एक नॉर्मल आम लिसनर वाला नहीं है। मैं ना एक रिसर्च बेस अपने कान रखता हूँ, नजरें नहीं, कान रिसर्च बेस रखता हूँ। मैं कोई भी गाना बहुत ज्यादा दिल से नहीं सुनता, क्योंकि जब मैंने मैं जब स्टूडियो में जाऊंगा ना, जब मैं क्रिएट करने जाऊंगा ना, तो जो चीज आपको बैठ जाती है ना अंदर, वो आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी में ना बहुत तंग करती है। जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मेरी सिंगिंग प्रोफेशन से पहले की जो पुरानी प्लेलिस्ट है ना, उसमें हर किस्म के गाने, क्लासिक भी है। और बाय द वे, मैंने आपको अपने एल्बम्स मेरी देखेंगी, मैंने सारे जॉनरास टच कर लिए हुए हैं। ओके। पॉप, फोक, क्लासिक, सूफी और रॉक, और अब तो हार्ड रॉक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारे जॉनरास मैंने टच किए। वैसे इसकी वजह पता है आपको क्या है? मेरे घर के अंदर ही ना मेरी बड़ी बहन है, बड़ी सड़ियल है मेरी बड़ी बहन, वो मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है। अच्छा। उसका ना बड़ा एक डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल है, उसको ये नहीं, गाने मुझे रोमांटिक नहीं पसंद तो मुझे ये नहीं पसंद। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने ये नहीं किया कि एक गाना बना के ना पीछे पड़ जाऊंगा, नहीं तू इसी को पसंद कर। आई टुक इट अप एज अ चैलेंज। वैसे मैं थैंक यू बोलूंगा अपनी बड़ी बहन का, थैंक यू बिनिश। आई टुक इट अप एज अ चैलेंज और मैं गाने बनाता रहा डिफरेंट। मैंने कहा कोई तो पसंद आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ गया। हाँ, इम्प्रेस कर लिया मैंने, इम्प्रेस कर लिया। आ गया सर, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, आपके हाथ में मुझे कुछ टैटूज नजर आ रहे हैं, आप टैटू आर्टिस्ट भी हैं? टैटू आर्टिस्ट की जर्नी अब मेरी खत्म हो चुकी है। मतलब थे आप पहले? जी मैं था, और स्टूडियो में रन करता रहा हूँ, वो एक जर्नी थी। बट उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना कभी बात की है, ना ज़्यादा बात करता हूँ। उसकी रीज़न है हमारे बड़ों को ये पसंद नहीं है, तो उसकी रिस्पेक्ट के अंदर मैं कभी भी इसको ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा मैंने प्रमोट नहीं किया। लेकिन वो वाली जर्नी अब मेरी ख़त्म हो चुकी है। वो मैंने ज़ीरो से लेके अपना एक्सट्रीम पे करके उसको सक्सेसफुल मैंने अपना साइड पे कर दी है। अब सिर्फ म्यूजिक और बाकी चीज़ें जो हैं वो उस पे फोकस्ड है। जी उस पे फोकस। और टैटू भी खत्म हो गए, अब इंक और नहीं मैं कराऊंगा भाईजान। अब्बा जी को कह रहा हूँ, अब्बा जी हुन नहीं और कराऊंगा, बेफिक्र रहो। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जाने से पहले हमें कुछ सुना दें। और Sure. अभी तो आपने जो अपने लेटेस्ट गाने हैं उसमें ड्रग्स का मैसेज दिया है, जी, ड्रग्स जी, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल तो आगे क्या मैसेज होगा वो भी हमारे जो हमें देख रहे हैं उनको बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी कनेक्टिविटी में जो अगला है वो मैंने आपको बताया कि डेस्परेट एंड अलोन के किस तरह सोशल मीडिया ने बच्चों को आइसोलेट किया हुआ है, इंट्रोवर्ट किया हुआ है, स्क्रीन्स के अंदर गुम है। तो उससे रिलेटेड जो है एक हम स्टोरी टाइमलाइन वगैरह बता रहे हैं। अगर आप एक मैसेज, अगर एक सिर्फ एडवाइस अगर मैं बताऊं, तो वो तमाम दुनिया के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली वो ये है, गल एक नुक्ते विच मुकदी है। आपके बस एक नुक्ता, एक पॉइंट बताऊंगा तरक्की का, सक्सेस का, आप किसी भी फील्ड में हो लाइफ की, वो है बड़ों का अदब और एहतराम और इज्जत। और उसकी डेफिनेशन क्या है कि आपसे एक दिन जो बड़ा है, बस वो बड़ा है, बुजुर्ग है, आपने उससे बहस नहीं करनी, आपने उससे बदतमीजी नहीं करनी। आप बड़ों का अदब एहतराम करेंगे तो फिर आपकी किसी भी फील्ड में सक्सेस की आपकी लिमिट ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह आप देखें कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इंसान अपने बड़ों का अदब एहतराम नहीं करेगा, बदतमीजी करेगा, बहस करेगा, उनके साथ अपना जहन लड़ाते, जो कि ये जवान बच्चे करते हैं, तो आप यकीन करें जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलील और ख्वार बिल्कुल ऐसा ही ये है, ये एक सिंपल एडवाइस है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको मैं, क्योंकि ज्यादा जो है ना मैं एग्रेसिव नहीं, मैं आपको एंड वाला थोड़ा सा प्लेन और आपको दो जो है ना उसमें शेर सुना देता हूँ। उसे शीशे में उतार चुके हैं, अब उसके साथ ही उतर के देखेंगे, अब उसके साथ ही उतर के देखेंगे, टूटेंगे और बिछड़ के देखेंगे, टूटेंगे और बिखर के देखेंगे, ये करम खुद पे कर के देखेंगे,
ये करम खुद पे कर के देखेंगे। एक छोटी सी चीज मरियम, हाँ जी, मैं आपकी परमिशन से जरूर, बताना जरूर। चाह रहा था कि नाउ, अब वाले साहब को इम्प्रेस कर रहा हूँ, जी, वैसे जी। होंगे नहीं जी, लेकिन जरूर, फिर भी हमारा नाउ, ये प्लेटफॉर्म है, आप ये भी यूज थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम द पाइनियर ऑफ हार्ड रॉक इन उर्दू लैंग्वेज, ये मेरा क्लेम है जी। इससे पहले Excellent. कोई हुआ नहीं है। सो ये ट्रैक और ये गाना, ये करम विल बी हिस्ट्री, और आइंदा फ्यूचर में कभी किसी ने कोई हार्ड रॉक करना होगा तो दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी और वो भी इस लैंग्वेज में, इस उर्दू लैंग्वेज में। ये पहला गाना है हार्ड रॉक, सो आई एम द पाइनियर ऑफ हार्ड रॉक। वेरी नाइस, उर्दू लैंग्वेज, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज गानों की तो हम बेसिकली बातें करते रहते थे, लेकिन हार्ड रॉक मेरे लिए कुछ नया था, हमारे व्यूवर्स के लिए भी कुछ नया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। टिल देन, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाजरीन, ये है हमारा आज का हेल्थ सेगमेंट और मेरे साथ आज मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, हमें अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं और क्या आप सिर्फ IVF एक्सपर्ट हैं या उसके अलावा भी जो है गायनेकोलॉजिस्ट, और किन किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं और क्या कर रही हैं आजकल? कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसके अलावा मैं इनफर्टिलिटी, IVF एंड जेंडर सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। वेरी नाइस। और मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एंड एवर केयर हॉस्पिटल में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि गर्मियों का मौसम है और जो प्रेग्नेंट खवातीन इस मौसम में उनको किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और वो खवातीन आपके पास किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं? सबसे पहले ये है कि वेदर बहुत हॉट है, इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं हम उनको ये कहते हैं कि वो गैर ज़रूरी घर से ना निकले, ठीक है। अपनी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ करें, अपना लिक्विड इनटेक ज़्यादा करें, जितना वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगी वो कंफर्टेबल रहेंगी। इसके अलावा लूज़ कंफर्टेबल उनकी क्लोथिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वो कूल शावर लें और कूल रूम्स में और कूल इन्वायरमेंट में रहें, तो इससे उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जो गर्मी में जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो हमारे पास आती हैं तो उनको एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन इन्फेक्शन का बहुत प्रॉब्लम हुआ होता है। ऑब्वियसली जब वो लिक्विड इनटेक नहीं इतना कर रही हैं और स्वेटिंग हो रही है तो जो आपका यूरिन है वो डार्क कलर हो जाता है, यूरिन करते हुए पेन या बर्निंग की सेंसेशन होती है। इसके अलावा ये है कि जो उनको BP उनका बहुत ज़्यादा शूट हो जाता है। क्योंकि जब हीट होती है तो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। और जब वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो जो उसमें से ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी जा रहे हैं वो भी कंप्रोमाइज होंगे, जिसकी वजह से फिर बेबी की ग्रोथ रिटार्डेड होगी। और बहुत कम केसेस में देखा गया है कि उनकी वक्त से पहले उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं और वेट कम हो जाता है उनका। बहुत कम केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो समर से होते हैं। ठीक है, अभी आपने मेंशन किया था कि ब्लड प्रेशर उनको हो जाता है, तो क्या आप प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा सकते हैं? डिफरेंट है। जो रूटीन की कुछ मेडिसिन जो हम नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं वो डिफरेंट है। इसलिए अगर जब भी आपको प्रेगनेंसी में BP का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही कोई दवाई लें, अपनी मर्जी से कोई भी दवाई यूज़ नहीं करें। अर्ली एज में वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके क्या नुकसान होते हैं, और जो लेट मैरिज है ज़रा उसको भी थोड़ा सा बता दें। वो बच्चियाँ जो हमारे पास 18, 19 और 20 इयर्स की एज में आती हैं, मोस्टली देखा गया कि उनमें न्यूट्रिएंट्स का इतना पूल नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच्चियाँ मोस्टली अनीमिया के साथ प्रेजेंट करती हैं, जिसको हम एक आम जुबान में कहते हैं कि खून की कमी होती है। इसके अलावा इन बच्चों में थोड़े से ब्लड प्रेशर रेज होने के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली इनमें देखा गया है वो ये है कि जो आपका पेल्विक आर्किटेक्चर है ना, मतलब जो पेल्विस है उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई होती, तो जिसकी वजह से
नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इशू होता है, बेबी के स्टक होने के चांसेस होते हैं और ऑब्वियसली फिर बेबी कंप्रोमाइज़ होने के या बेबी की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो सी सेक्शन में एंड अप होती हैं और फिर सी सेक्शन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस एज ग्रुप में। लाइक जब उनके पास बेबी भी होता है तो उनको लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के हम लोग कैसे कोप करेंगे, हम बेबी को कैसे संभालेंगे, और फिर लाइक उनको अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर लाइक वो एक लॉन्ग सीक्वेंस चलता जाता है। ठीक है, आपने तो ये बता दिया, हमें ये भी बता दें कि ओल्ड एज में क्या मसले उनको पेश आते हैं। हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एडवांस्ड मैटरनल एज। ये हम उन लेडीज़ के लिए करते हैं जो 35 इयर्स और अबव एज की होती हैं। इन पेशेंट्स में मोस्टली देखा जाता है कि लाइक अगर ये कंसीव करती हैं तो मिसकैरेज के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मतलब यूट्रस में प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे स्टे नहीं करती, ट्यूब्स में स्टे कर जाती है। एंड थर्ड, ओल्ड एज के साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है इस ओल्ड एज ग्रुप में या एडवांस मैटरनल एज में डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बीपी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा की पोजीशन के और उसके रप्चर होने के, जिसे हम अब्रप्शन कहते हैं, उसके भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो इन पेशेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम लोग जो भी पेशेंट आते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप मैक्सिमम ट्राई करें कि आप 35 इयर्स से पहले कंसीव कर जाएं, क्योंकि 35 इयर्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों से हमें एक गिला रहता है कि आप ये कहते हैं कि एंड तक नॉर्मल डिलीवरी होगी लेकिन बाद में आके पता चलता है कि जी सी सेक्शन हुआ है, ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके आंसर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करें तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें। वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करती हैं, वो सिजेरियन को प्रेफर करती हैं, और जब आपने एक गायनाकोलॉजिस्ट को वाइजली सिलेक्ट किया है ना तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करें। ऑब्वियसली अगर वो कोई डिसीजन ले रही हैं तो वो या तो मदर की बेनिफिट के लिए है या बेबी की बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो अगर जहाँ पे हमें लगता है कि मदर की हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही है या बेबी की कोई उसकी जान को खतरा है तो हम लोग सी सेक्शन का मशवरा देते हैं। वरना आजकल जो पेशेंट्स आते हैं वो भी बहुत क्लेवर होते हैं, वो भी सब सर्च करके आए होते हैं। इवन अगर ड्यूरिंग लेबर पेशेंट्स को होता है कि जी लेबर का ट्रायल देते हुए डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी हार्ट बीट खराब हो रही है तो आपका सेक्शन करना पड़ेगा। तो अब बहुत एडवांसमेंट्स हैं, हम लोग बिल्कुल जो प्रॉप है बेबी की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग के लिए वो एब्डोमेन के साथ उसको लगा देते हैं। वो कंटिन्यूसली बेबी की हार्ट बीट को मॉनिटर करता है। सो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके सामने है, आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी अब क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें फिर डॉक्टर्स के ऊपर अब थोड़े से मतलब आप कम उसको कह सकते हो कि जी आपने ऐसे किया। ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनको क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, उनको क्या वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो नॉर्मल हो? ओके, इसमें ये है कि सबसे पहले आपकी ना लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। आप सबसे पहले हेल्दी बैलेंस डाइट लें। जो हमारी एक सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है ना कि अब आपने 2 के लिए खाना है, वो नहीं करें। ठीक है, अच्छी न्यूट्रियस डाइट लें। ठीक है, और थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ा लें। ठीक है, और अपने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। आप डेली 30 to 40 मिनट्स की वॉक करें और लाइट एक्सरसाइजेस करें। तो उसमें आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर वो जो आपके लिए प्रेफरेबल होगा वो आपको मोड ऑफ डिलीवरी बताएंगे। ओके, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं कि IVF तरीका कार्य इलाज जायज़ है, ठीक है, इसकी सक्सेस रेट कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और किन लोगों को ये करवाना चाहिए? देखिए, हमारे जो IVF है हमारी सोसाइटी में इसको एक लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है। लोग तब आते हैं जब वो हर जगह से हर किस्म का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और जब उनकी एज 40 हो गई होती है। ठीक है, 40 तक। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप जितनी मर्जी मेडिसिन लेंगे वो कंसीव नहीं होना। ठीक है, लाइक अगर किसी लेडी की ट्यूब्स ब्लॉक है
आप उसमें जो मर्जी कर लेंगे, कंसीविंग नहीं होगी। अगर मेल साइड पे जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत कम है, या उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, या फीमेल को स्वीयर एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें सारी एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका बहुत कम चांसेस हैं कि आप नेचुरली कंसीव करें। उसमें तो एज सून एज पॉसिबल अगर आपका प्रॉब्लम आपको डायग्नोज हो जाता है तो आप IVF करवाएं, ठीक है। अगर किसी का एज जैसे 20 में किसी की शादी हुई है या 25 में, तो वो कोई 3 to 5 इयर्स का गैप करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि आपको कितना अर्ली करना है। आपके पास कितने पेशेंट्स अभी तक आए हैं IVF के पेशेंट्स? हम लोग तो डेली बेसिस पे IVF को मैनेज करते हैं। दिस इज सो कॉमन नाउअडेज। ओके। ये जेंडर सिलेक्शन, इसके कितने चांसेस होते हैं कि या बेटा जिनको चाहिए होता है या फिर जो चाहते हैं कि उनकी बेटी हो? जो जेंडर सिलेक्शन है उसमें हम लोग जेंडर देखकर फिर हम लोग यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो बेबी पैदा होता है तो उसमें लोगों का कंसर्न होता है कि कितने चांसेस हैं। दैट इज़ 100%। अगर हम लोगों ने IVF के ज़रिए बेबी बॉय को उसको प्लेस किया था तो वो 100% चांस होगा कि आपका बेबी बॉय ही होगा। ओके। आपने कॉस्ट नहीं बताई, कितना महंगा इलाज होता है ये? IVF जो है डिफरेंट अच्छे रिप्यूटेबल सेंटर्स में इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 to 10 lakhs के राउंड अबाउट है। डिफरेंट सेंटर्स में थोड़ा रेट्स का डिफरेंस है, ठीक है। और जो इसका सक्सेस रेट है वो हम लोग 40% कहते हैं। अच्छा, सक्सेस रेट इसका 40%। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हमने की थी। और आजकल आई गेस IVF ने बड़ी आसानी पैदा कर दी है, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी जो है एंजॉय किया होगा, हमारी कन्वर्सेशन को सुना होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।